नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमने कुंभ के समय, महाकुंभ के समय भी देखा था। वैसे कई अवसरों पर यह हो चुका है और ये पहले इतना नहीं था जितना हम इधर देख रहे हैं। बात बेबात और लगभग हर बात पर और योगी आदित्यनाथ के लगभग हर कमेंट पर अखिलेश यादव के कुछ ज्यादा ही तीखे रिएक्शन आ रहे हैं। और कुछ तो रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप अमर्यादित भी कह सकते हैं। जो सारी सीमाएं लांघने वाली बात होती है वो भी है। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा से ठीक पहले मुहर्रम का जुलूस था, ताजिए निकाले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के सिक्योरिटी के लिहाज से, किसकी सिक्योरिटी? जो ताजिए निकालते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ दिशा निर्देश दिए थे, कुछ सलाहें दी थी। इसके बावजूद कुछ जगहों पर इतने ऊंचे ताजिए बना दिए गए कि वो बिजली की लाइन से टकराए, कुछ दूसरी जगह टकराए और नतीजा क्या निकला? आग लग गई और कई जगह तो कुछ लोग झुलस गए, मर गए। तो उनका कहना ये था कि ये इनमें बहुत ऐसे लोग हैं जो बातों से नहीं मानते, लातों के भूत हैं। उनको उनको पनिश करना पड़ता है, उनको कानून का डंडा दिखाना पड़ता है। अब उस पर जो है अखिलेश यादव का बयान आया है। वो कहते हैं कि बूथ जो है वो भूत उतारेगा इनका। किनका भूत उतारेगा? आज मैं उद्धव ठाकरे का एक बयान देख रहा था और बयान क्या, वो इंटरव्यू है और संजय राउत ने सामना के लिए लिया है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि ले दे करके वो अगर किसी से बात भी करते हैं तो संजय राउत से ही बात करते हैं, जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जो सांसद भी हैं, जो उनके अखबार सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। उनसे बातचीत में एक प्रश्न जब आया तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें जो ज्यादा सीटें मिल गई थी महाराष्ट्र में, उसके नशे की वजह से, हमारे सिर पर जो उसका भूत सवार था, उसकी वजह से हम विधानसभा चुनाव हार गए। अब इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर आपको ज्यादा सीटें मिल गई तो आपके दिमाग में कोई गर्मी पैदा हो गई है क्या, गलतफहमी पैदा हो गई है क्या? और इसका खामियाजा आपको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ये उद्धव ठाकरे की स्वीकारोक्ति अभी आपने देखी है और सुनी है। तो अखिलेश यादव को जो 37 सीटें मिल गई और 6 कांग्रेस पार्टी को मिल गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव के दिमाग में जो ये गर्मी दिखाई दे रही है, योगी आदित्यनाथ से उलझना, उन पर इस तरह की फब्तियां कसना, उनको चैलेंज करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको भारी पड़ने वाला है? सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, जुड़ रहे हैं लखनऊ से और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में हैं तो इनको बहुत नजदीकी से देख भी रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो हो क्या रहा है साहब? ये अखिलेश यादव के इस तरह के बयान के भूत भूत उतार देगा। 2014, देखिए, इसमें 2000, इसमें 2017, कु- 2019, 2022 चार चुनाव हार, भूल गए। 2024 का चुनाव याद है बस। देखिए, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव का जो अहंकार है और जो जो उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मेरा ही अधिकार है, राहुल गांधी की तरीके से देश में राज रहेगा गांधी परिवार का या नेहरू गांधी परिवार का,
और उत्तर प्रदेश के आजन्म मुख्यमंत्री रहेंगे अखिलेश यादव। ये उनका जो वो अधिकार समझते हैं, जो एंटाइटलमेंट समझते हैं, ये वहाँ से पैदा होता है। और ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो डायनेस्ट होते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, उनकी ये समस्या रहती है। यही समस्या राहुल गांधी की भी है और यही समस्या अखिलेश यादव की भी है। राहुल गांधी तो लंदन में एक एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी है, जो उनका इंडस्ट्रियल एम्पायर है, उसका उत्तराधिकारी मुकेश अंबानी हो गया। तो भाई राहुल गांधी को ये मालूम होना चाहिए, भारत एक देश है, भारत एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी का मालिक था तो उसके बेटे को मिल गई। तो राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल समझ है कि वो एक प्राइवेट कंपनी को और देश को एक समान समझते हैं। आप याद करिए 2017 मार्च में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, यादव ने झूठा प्रचार ये किया था कि मुख्यमंत्री आवास में जो लखनऊ में कालिदास मार्ग पे है, वहां जब जब कोई भी नया मुख्यमंत्री आता है तो उस आवास की पहले मेंटेनेंस होता है, उसकी रंगाई पुताई होती है और उसके बाद वहां पे गृह प्रवेश की पूजा होती है। तब समाजवादी पार्टी ने ये दुष्प्रचार फैलाया कि योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि मैं शूद्र था, मैं बैकवर्ड था, इसलिए जो है उस आवास को गंगा जल से धुलवाया। जबकि अखिलेश यादव स्वयं जिस नए आवास में गए थे मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ने के बाद, उन्होंने वहां भी खुद भी ऐसी पूजा कराई थी। बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। तो अब लेकिन जब जब वो पूजा योगी आदित्यनाथ जी ने कराई तो उसको उन्होंने कह दिया कि ये इनको बैकवर्ड कास्ट से, बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी से घृणा है, इसलिए इन्होंने उस आवास को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। उसके बाद इन्होंने ये एक दुष्प्रचार ये तभी से चल रहा है आज 9 साल से कि गोरखनाथ जो मठ की पीठ है गोरखपुर में, गांजा फूकते हैं। अभी उन्होंने 4 दिन पहले एक ट्वीट किया कि लखनऊ में इतना गांजा जो जब्त हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो उसको लोगों ने इनको वो ट्विटर पे ठीक से धोया और लोगों ने बताया कि वो गांजा कहाँ जा रहा है। फिर ये इनकी आदत है कि योगी आदित्यनाथ तो बाबा हैं, इनको क्या मालूम है कि सरकार चलाना क्या होता है, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता, इनको तो जो है कंप्यूटर चला भी ऑपरेट करना नहीं आता। एक्सप्रेस वे क्या होता है, जो हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया, इन्होंने बड़ा घटिया बनवा दिया। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है लखनऊ से गाजीपुर बलिया तक, ये बड़ा बेकार है। तो एक अहंकार और कंटेम्प्ट यानी हिकारत का भाव इनके मन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए सदैव रहा है और आज भी है। तो जितनी बातों का आपने हवाला दिया, ये ये काम लगातार 9 साल से चल रहा है। अभी हाल में पिछले हफ्ते उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मथुरा के एक कथावाचक है स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी। जी, उससे जी। उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण का नाम क्या है? और फिर बिना किसी संदर्भ के बोलने लगे कि साहब आज के बाद हमारे आपके रास्ते अलग, अब आप कभी शूद्र का नाम मत लेना। जबकि इनको वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। कोई व्यक्ति जाति कभी जन्म से नहीं होती है। ये ये वैदिक व्यवस्था है और भारत में लोगों को ये जानकारी नहीं है कि भारत में जातिवाद का जहर बोने का बीज आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने बोया था। धर्मपाल जी की एक बहुत मशहूर पुस्तक हिंदी की है, भारत का स्वधर्म, जो 250 रुपए की है, वो लोगों को पढ़नी चाहिए। अ, और वो पुस्तक बीजेपी की जो सेंट्रल वेबसाइट की ई लाइब्रेरी में भी मौजूद है और वो पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है। भारत का स्वधर्म, या अंग्रेजी में है द ब्यूटीफुल ट्री। तो एक जी, तो जी। और अब जो है उनको ये लगता है कि पिछले यूपी में 8 साल से जिस तरीके से इन्होंने तो समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 92 में हुआ था। तब से लेके दो आज तक समाजवादी पार्टी ने केवल जाति का चूरन चटाया है। और एक जो है एक जाति अस्मिता, जाति गौरव, जाति अहंकार की भावना के बल पर इन्होंने वोट इकट्ठा किया है। अब जिस तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा आया है और पूरी इकोनॉमी के डिजिटाइज होने से लोगों के हाथ में जो पैसा पहुंचना शुरू हुआ है, लोगों को जो डेवलपमेंट स्कीम का और कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, तो जो जाति का जो चूरन चाटने में जो लोगों को पहले मजा आता था,
वो मज़ा आना लगातार कम हो रहा है। यानी जो कास्ट की अपील है वो कम हो रही है। तो ये अखिलेश की समस्या है और इसका उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने इसका प्रमाण दिया, वो उन्होंने दिया 2023 जनवरी में, जब उन्होंने ये सॉरी जून 2023 में जब इन्होंने नारा दिया पीडीए का। अरे पीडीए की राजनीति तो आज़ादी के बाद से लगातार हो रही है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, दलित ओबीसी मुस्लिम की राजनीति तो पिछले 60 साल से हो रही है। इन्होंने उसको एक नया नोमेनक्लेचर प्रोवाइड कर दिया पीडीए। इत्तेफाक से, संयोग से जून 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी रिकॉर्ड तोड़ सीटें आ गईं, 37 आउट ऑफ 80। 6 मिल गई कांग्रेस को, हो गई 43। बीजेपी सिमट गई मात्र 33 सीट के ऊपर। तब इनको लगा कि हमारा पीडीएफ फार्मूला जो है, ये अमोघ अस्त्र है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है और अब बीजेपी को हम पछाड़ देंगे, बीजेपी को हम समाप्त कर देंगे। तो अब और उसके बाद जिस तरीके से 2024 में हरियाणा के, महाराष्ट्र के, फिर इस साल फरवरी में दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए और जिस धमाकेदार तरीके से बीजेपी ने अपनी वापसी की, तो इनको लगा कि भाई ये तो हमारा जो है एक सपना था और सपना बिखर रहा है। तो अब यूपी में है चुनाव 2027 में, फरवरी-मार्च में। उसके पहले अगले वर्ष अप्रैल में 26 में पंचायत चुनाव है। तो अब इनको जाति का चूरन चटा करके जाति का मुद्दा लगातार जीवित रखना है और इनको लगता है कि और जनवरी 23 में ही इन्होंने अपनी पार्टी का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिलवाए। और रामचरितमानस के पन्नों को भी बाकायदा जलाया गया। उसपे लोग गिरफ्तार भी हुए, उनपे एनएसए भी लगा। तो ये केवल इनको लगता है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के प्रति जो अपमानजनक कैंपेन चलाई है आजादी के बाद से पिछले 70 सालों में रामास्वामी नायकर ने, तो वही अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी और हम अपना यादवों का वोट जो है वो गोलबंद कर सकेंगे, मजबूत कर सकेंगे। लेकिन यादव कम्युनिटी जो है वो कभी भी सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर कभी बैकवर्ड नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में। वेस्टर्न यूपी में तो शैक्षणिक आधार पर भी कभी बैकवर्ड नहीं थी। हरियाणा का अहिरवाल का क्षेत्र देखें तो यादव और जाट और राजपूत सब बराबर हैं, कोई अंतर ना था ना है, आज भी नहीं है हरियाणा के अहिरवाल में। तो ये जो एक फर्जी कहानी जो गढ़ी गई कि आप बैकवर्ड हैं और आप छोटी जाति के हैं, आप पिछड़े हैं और ब्राह्मणों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है। अब ये बड़ा अजीबो-गरीब इतिहास है। 1000 साल भारत के पिछले में यहाँ राज रहा मुसलमानों का या अंग्रेजों का। सत्ता रही विदेशी लोगों के हाथ में, लेकिन अत्याचार का अधिकार खाली ब्राह्मणों के हाथ में रहा। ये बड़ा अजीबो-गरीब इतिहास इस देश में पढ़ाया जाता है और जब से मंडल लागू हुआ है और जब से 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ है, तब से पिछले 45 साल से यही इतिहास इस देश में चल रहा है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, अब जो है अब ज़माना सोशल मीडिया का है, इंटरनेट है, लोगों के हाथ में स्मार्टफ़ोन है। अब लोग स्वाध्याय कर सकते हैं। लोग स्वयं से जो है पड़ताल कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं और अब लोग केवल अखबारों पर भी निर्भर नहीं हैं। उनको तमाम जानकारी सोशल मीडिया से मिल जाती है। तो इस समय अखिलेश यादव की प्रतिदिन चुनौतियाँ बढ़ रही हैं कि 2027 में अपना कुनबा उनको कैसे बचा के रखना है। और जो योगी सरकार ने जो कार्रवाई की संभल में, जो जो भारत-नेपाल सीमा पे के जो जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वहाँ जिस तरीके से अवैध दरगाहें, मज़ारें, मस्जिद, अवैध मदरसे चल रहे थे और जिस तरीके से पूरा आईएसआई का खेल चल रहा था, उसके ऊपर सरकार ने जो क्रैकडाउन किया है, अखिलेश यादव की उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि उनको मालूम है कि इससे आम हिंदू पीड़ित था और हिंदू, हिंदू होता है। हर मुसलमान के लिए ये जो अब्राहमिक मज़हब हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके लिए हम जो हैं हमको जीने का अधिकार नहीं है, अनलेस हम कन्वर्ट हो जाएँ, या तो क्रॉस पहन लें या कलमा पढ़ लें। ये बड़ी साफ बात है, इसमें कोई कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो हमने दंड झेला है 1000 साल इसका, लेकिन हमारी समस्या ये है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने पूरे दुनिया की सारी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, लेकिन सनातन सभ्यता को वो नष्ट नहीं कर पाए।
आज भी ब्रिटेन को इस बात का बहुत दर्द है कि हम इंडिया को पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हमने यहाँ पे 200 साल राज किया और उसके पहले 250 साल अंग्रेज उसके पहले तुर्क रहे जिसको भारत में मुगल कहा जाता है। तो ये दर्द है इनका दोनों का, ये जिहादियों का भी और चर्च का भी। तो इसलिए अखिलेश यादव जो है हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर कभी नहीं बोलते। और योगी जी ने और बीजेपी के उभार के बाद, मोदी के आने के बाद जिस तरीके से सनातन सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हुआ है और लोग अपनी अब लोगों में जो स्वयं बोध जागृत हो रहा है, उससे भी समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल हुआ ये आप देख ही चुके हैं। बिल्कुल। और संकट इस समय बिहार में आरजेडी के सामने है। तो अभी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है। अभी आने वाले दिनों में देखिएगा जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये बीजेपी के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, राम मंदिर के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में, ये इनके हताशा भरे, मर्यादा से विहीन बयान आएंगे। क्योंकि यही एक तरीका इनके पास रह गया है कि जो भी समर्थक वर्ग उनके पास है, उसको कैसे गोलबंद रखा जाए। तो ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है और इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते। सही है। अब तो सुनते हैं कि पीडीए की कोई कांवड़ भी आ रही है इनकी। नहीं, पीडीए की कांवड़ ही नहीं आ रही, बल्कि इटावा में केदारनाथ का रेप्लिका का मंदिर भी बन रहा है और जिसकी जी जी। उत्तराखंड के चार धाम के सारे पुरोहितों ने बहुत उसका विरोध किया है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। पूरे देश में कहीं पर भी केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका मंदिर नहीं है। वो अपने तरह का अकेला मंदिर है। वो इटावा में उसका मंदिर बनवा रहे हैं। और इनकी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप समझ देखिए, उनको लगता है कि बीजेपी खाली मंदिर की पार्टी है। बीजेपी के पूरे भारत में हजार साल की गुलामी में जो हमारी सभ्यता के ऊपर जो हजारों लाखों करोड़ों टन जो मलबा इकट्ठा हो गया है, उसको साफ करके लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता की दास्ता से मुक्ति का काम कर रही है, जिसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। और जिसको 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। और विरासत का माने है जो हमारी प्राचीन विरासत है, जो हमारी एंशिएंट हेरिटेज है, जो हमारे हजारों मंदिर तुर्कों ने, अरबों ने, मुसलमानों ने, अफगानों ने तोड़े हैं, हम उनकी ही पुनर्स्थापना करेंगे। हाईवे भी बनाएंगे, एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे, आईआईटी भी खोलेंगे, आईआईएम भी खोलेंगे, बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे, एयरपोर्ट भी बनाएंगे, हर व्यक्ति को रोजगार भी देंगे, हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था भी करेंगे, और स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे, फ्री में और हर व्यक्ति को गैस सिलेंडर भी देंगे, बिजली भी देंगे। तो ये इनकी समझ है कि बीजेपी से हम निपट सकते हैं केवल एक मंदिर बना करके। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति की की सभ्यता, भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति के बारे में इतनी संकुचित सोच हो, समझ हो, जानकारी हो, वो और क्या बोलेगा बीजेपी के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज सुना है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री से और कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो ये गाड़ी कहाँ अटकी हुई है? देखिए, मेरी तो मोदी जी और योगी जी और अमित शाह से ये शिकायत है कि वो अपने मन की बात मुझसे तो साझा करते नहीं। और तो इसलिए अगर यूपी ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर अगर 3 महीने में दिल्ली जाएँगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, वो गृह मंत्री से नहीं मिलेंगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं मिलेंगे, तो क्या वो दिल्ली लाल किला देखने जा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में जो भी फैसले होते हैं, वो हजारों लाखों लोगों के कंसल्टेशन की सहमति से विचार-विमर्श के बाद ही होते हैं। तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी में कंसल्टेशन इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस जो कभी समाप्त नहीं होती है, जो लगातार चलती रहती है। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी लोकसभा में बजट भाषण में कहा था, अखिलेश यादव ने जब उनके ऊपर व्यंग किया था
कि देखिए बीजेपी जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो अमित शाह जी ने कहा था कि मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगले 25 साल अध्यक्ष आप होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में हमको 2 करोड़ लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है और गाँव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारे यहाँ चुनाव होता है और लाखों लोग इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं तय हो सकता कि एक ही आदमी तय कर दे कि अध्यक्ष कौन होगा। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली जाना ये एक बीजेपी में एक जो एक बात कहा था ये जो उनके पार्टी के महामंत्री थे गोविंदाचार्य, उन्होंने बीजेपी की कार्य पद्धति को 5 शब्दों में डिस्क्राइब किया था, चिंतन, मंथन, बैठक, भोजन, विश्राम। तो ये केवल जो है चिंतन की ये प्रोसेस है, जो लगातार चलती रहती है और अगले वर्ष पंचायत चुनाव हैं। यूपी में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात, कैबिनेट रिशफल की बात कई महीने से चल रही है। यूपी में नया चीफ सेक्रेटरी भी आना है, जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं, वो रिटायर हो रहे हैं अभी 31 जुलाई को। और यूपी गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को जो है पत्र भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है उनके लिए एक्सटेंशन के लिए। और यूपी ऐसे बड़े राज्य में जहाँ 24-25 करोड़ की आबादी है, तो उसमें इतने मामले रहते हैं जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री का देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से नियमित कंसल्टेशन ये एक पार्ट ऑफ द वर्किंग कल्चर है। तो इसके पीछे लोगों को अब यूपी में और दिल्ली में बीजेपी में मीडिया को, पत्रकारों को कोई जो है खबरें मिलती नहीं मसालेदार। तो ये खबर चलाते हैं कि पीएम मोदी और योगी में जो है एक रस्साकशी हो रही है। फिर ये खबर चलाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह में और योगी में जो है पावर स्ट्रगल चल रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की में और एक रूलिंग पार्टी के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष होना, कॉम्पिटिशन होना इज पार्ट ऑफ द लाइफ। इसमें असामान्य बात क्या है? लेकिन कांग्रेस के अंदर पावर स्ट्रगल और बीजेपी की पावर स्ट्रगल में जमीन आसमान का अंतर है। क्या जब जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब क्या अटल जी अडवाणी जी के बीच में खींचतान वाली खबरें क्या मीडिया में नहीं आती थी? जब यूपी में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे 98 में, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब क्या अटल जी और कल्याण सिंह के बीच में खींचतान की खबरें नहीं आती थी? क्या अटल जी के रहते हुए कल्याण सिंह को पद से नहीं हटाया गया था? तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कैसे काम होता है, संगठन में काम कैसे होता है और रूलिंग पार्टी में 2 विंग हो जाते हैं, एक संगठन और एक लेजिस्लेचर, यानी द पार्टी इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो और इन दोनों में समन्वय और सामंजस्य बनाए रखना ये पार्टी के टॉप नेताओं की, पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। तो इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने यूपी के मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना वो भी कई महीनों में एक बार। और वरना अब तो जमाना जो है आप जो है आधे सेकंड में दिल्ली बात कर सकते हैं अपने फोन से। तो ये कोई इसमें असामान्य बात नहीं है। हाँ, यूपी में संगठन और कैबिनेट के रिशफल को और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के ये सारे मामले ये पेंडिंग है। जो स्टेट की लीडरशिप जो है, यूपी की लीडरशिप केंद्रीय लीडरशिप से कंसल्टेशन के बाद ही तो तय करेगी। यूपी बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि जो है यूपी का मुख्यमंत्री तय कर देगा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा प्रदेश का। ये सब तो जो है जो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है और या जो टॉप लीडरशिप है, वो सब लोग मिलकर ही तो तय करेंगे यूपी के नेताओं के साथ। और यूपी के बड़े नेताओं में स्वयं प्राइम मिनिस्टर जो है यूपी से सांसद हैं, वाराणसी से, देश के डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ के सांसद हैं। तो ये सब लोग शामिल हैं इस कंसल्टेशन प्रोसेस में। लेकिन इसमें मसाला डालना, इसमें स्पाइसी खबरें ढूँढना, इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना, उन लोगों को हमेशा इसमें निराशा हाथ लगेगी। और बहुत संभव है बिहार के चुनाव आने जा रहे हैं, वहां भी योगी आदित्यनाथ की एक भूमिका रहने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर होंगे सर। जी हाँ, जी हाँ। खाली भूमिका नहीं, स्टार कैंपेनर होंगे। तो उसके लिए हो सकता है कि चर्चाएं चल रही हों टॉप लेवल पर कि आपकी वहाँ क्या भूमिका होगी और आपको किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को।
किस तरीके से समय निकालना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोई करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। और अखिलेश यादव के बारे में तो सुनते हैं कि इनकी सुबह जो है वो दोपहर में 12 से लेकर के 2 बजे के आसपास होती थी। ये योगी आदित्यनाथ तो सुबह 4 बजे उठने वाले आदमी हैं और काम करने वाले आदमी हैं, जो उन्होंने करके भी दिखाया है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलता हुआ भी लोगों ने देखा है, पर ये अखिलेश बाबू को नहीं पचेगा। देखिए, आप यूपी का सन 47 से लेके आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ एज ए चीफ मिनिस्टर ने जितना उन्होंने दौरा किया है यूपी का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां योगी जी दर्जन बार से कम गए हों। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिलों के दौरे से ब्यूरोक्रेसी पर, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत असर पड़ता है और अफसर काम करते हैं। तो और इतना दौरा कभी किसी ने आज तक नहीं किया जितना योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और अखिलेश यादव तो अपने पूरे जीवन काल में 2017 में जब असेंबली का चुनाव हो रहा था, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के बहाने हमने पूरा यूपी देख लिया। यानी 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश जी ने पूरा यूपी देखा था। और पिछले 8 साल में योगी जी कितने दर्जन बार यूपी देख चुके हैं, ये उन्हें भी याद नहीं होगा। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये कभी या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, वीपी सिंह हो, वीर बहादुर सिंह थे, श्रीपति मिश्रा थे, एनडी तिवारी थे, ये लोग कभी नोएडा नहीं गए। और नोएडा को लेकर के ये अंधविश्वास प्रचलित है कि जो यहाँ आया मुख्यमंत्री वो दोबारा पद पे नहीं रहा। योगी जी से पूछिए कि वो नोएडा कितनी बार जा चुके, उनको याद नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी कितनी बार नोएडा आ चुके, उनको याद नहीं होगा। मेरा ख्याल है कम से कम दर्जन बार योगी जी नोएडा जा चुके हैं। और नोएडा में ही सर्वाधिक निवेश भी आ रहा है। तो जो अपने को समाजवादी कहता है, बहुत साइंटिफिक टेम्पर का आदमी कहता है, वो तो नोएडा के अंधविश्वास से बंधा हुआ है। और जिस योगी आदित्यनाथ को वो बहुत हिकारत की निगाह से देखते हैं कि ये तो मठ के महंत हैं, इनका तो कोई लेना देना विज्ञान से नहीं, इन्हें तो कुछ आता नहीं है, ये तो स्मार्टफोन भी ऑपरेट नहीं कर पाते, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाते, जिसको वो अपने से सांस्कृतिक रूप से बहुत ही छोटा समझते हैं, वो जो है साल में वो नोएडा कितनी बार जा चुके हैं। तो कौन हुआ पोंगापंथी, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? तो इसलिए बिल्कुल ये सही सब कह जो रहे हैं। है लोगों को बोलने के पहले थोड़ा-सा तर्क और तथ्य भी देख लेना चाहिए। वीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।